जय हिंद गाइस। पीवाई क्यू एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको तुम लोग भी। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइट से रिलेटेड, ये भी यूपीएससी का है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम. इट occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. और फोर्थ स्टेटमेंट है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। इसमें से ढूंढना क्या है तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहां पे ऑप्शंस है। ठीक है, अब करना है इस क्वेश्चन को कैसे। इस क्वेश्चन का जब हम इस पीवाईक्यू का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना, इस मोनेजाइट ओर के बारे में या ये जो मिनरल है इसके बारे में मालूम करना कि है क्या ये मोनेजाइट। ठीक है, नया एक टर्म मिला। अब इस मोनेजाइट में क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो फिर दूसरा चीज सीखने के लिए क्या है हमारे पास। पहला तो ये हो गया कि व्हाट इज मोनेजाइट, ये सीखेंगे, दिस इज द पर्पस। पहला तो ये कि है क्या ये मोनेजाइट, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है। फिर जब मोनेजाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मालूम पड़ गया, यहां पे एक और एलिमेंट है क्या, थोरियम, कि भाई ये थोरियम क्या है, इसका यूज कहां पर होता है। फिर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट ऑकर्स नेचुरली, तो क्या ये नेचुरली मिलता है या आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये चीज भी देखेंगे। इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, क्या पूरे एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड में मिलेगा, क्योंकि कोस्ट तो इंडिया में हर जगह है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, इधर बंगाल उड़ीसा से लेकर केरल तक, तो क्या एंटायरली मिलता है। और फोर्थ कि इंडिया में गवर्नमेंट बॉडीज या फिर रिलायंस जैसी प्राइवेट बॉडीज भी कोई, या एबीसीडी कोई प्राइवेट कंपनी जैसी बॉडीज भी क्या इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ हमें सीखना है, बढ़िया पीवाई को एनालिसिस हो जाएगा। कम टू मोनाजाइट फर्स्ट, कि भाई मोनाजाइट है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। मोनाजाइट के बारे में एक चीज हमको क्या याद रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट ओर है। ठीक है, अयस्क है, ओर है। क्या क्या निकलता है इस ओर से, तो इस ओर से हमें एक तो मिलता है ये थोरियम, राइट। क्या मिल रहा है हमें इस ओर से, थोरियम, एक तो हमें थोरियम मिल रहा है। थोरियम जो है इस एलिमेंट का क्या यूज होगा, दिस इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। किस फॉर्म में, इसके अलावा बाकी भी यूज है, बट एक मेन यूज क्या थोरियम का, न्यूक्लियर फ्यूल के यूज में। अब आजकल क्या है ना, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं ना कि कोल जो है वो लिमिटेड है हमारे पास। कोल, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है लार्जेस्ट सोर्स उसका क्या है, कोल पावर। तो हम कितना कोल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि लिमिटेड है, खत्म हो रहा है। एंड दैट्स वाई न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर के बारे में बात होती है। एंड दैट्स वाई अगर इंडिया में थोरियम मिल रहा है या थोरियम मोनाजाइट ओर में मिल रहा है, अयस्क में मिल रहा है, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फ्यूल में थोरियम का यूज होता है, ये तो हमें मालूम पड़ गया। ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उस मिनरल को यूज कर लेंगे, जो प्रोसेस उस प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमको मोनेजाइट में और क्या मिलता है, लेंथेनम, सेरियम। ये लेंथेनम, सेरियम, ये सब क्या, इन्हीं को हम ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। रेयर अर्थ विच आर नॉट जनरली फाउंड, इजिली फाउंड ऑन अर्थ, जो जनरली इजिली नहीं मिलते हैं, बट इनके यूज आजकल जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तब से इनके यूज और डेवलप होते जा रहे हैं और इंक्रीज होते जा रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये यूज होंगे सेमीकंडक्टर्स बनाने में, ये यूज होंगे न्यूक्लियर पावर में, ये यूज होंगे बैटरी बनाने में, मैग्नेट्स बनाने में। और आजकल कोई भी डिवाइसेस हो, चाहे सिंपल एक छोटा सा मोबाइल फोन हो या सुपर कंप्यूटर बनाना हो, उन सब में ऐसे डिवाइसेस में हमें नीड होती है, तो हम ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पर भी यूज करते हैं। ठीक है, सो मोनाजाइट, थोरियम और साथ में बाकी ये जो एलिमेंट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनका भी एक इंपॉर्टेंट ओर है। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या कि मोनाजाइट मिलता कहां पर है। अब यहां मैंने क्या लिखा है, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज प्लेसर डिपॉजिट। ये प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है। देखिए, जनरली हम एक रॉक का एग्जांपल लेते हैं। एक रॉक है, तो कई बार रॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। ये प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे रिलीज होते हैं, किसी रॉक में है ना या सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और सेडिमेंटेशन के वजह से या वाटर के फ्लो के वजह से कई बार वो जो मिनरल्स हैं ना वो रिलीज होते जाते हैं। इन्हें ही हम प्लेसर डिपॉजिट बुलाते हैं।
When minerals, different kind of elements, they are found in any rock or soil, but due to sedimentation, due to weathering, due to फ्लो ऑफ वाटर, इन सब के वजह से वो मिनरल्स वहां से रिलीज हो रहा है और वहां पे डिपॉजिट हो जा रहा है कहीं जाकर, या उसी प्लेस में ऊपर के ऊपर आके डिपॉजिट हो जा रहा है, प्लेस पर आ जा रहा है। प्लेसर डिपॉजिट को ऐसे भी याद रखना, एक ट्रिक है बस ट्रिक के लिए, कि प्लेसर डिपॉजिट नीचे से ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो करके सपोज सैंड बाहर हो गया और जो मिनरल्स है वो ऊपर आके इकट्ठा हो गया, वी कैन कॉल इट व्हाट, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट्स हमें मिलेंगे, नदी के किनारे मिलेगा हमें, समंदर के किनारे मिलेगा हमें, रेगिस्तान में मिल सकता है। रेगिस्तान में भी होगा ना, कोई पत्थर है उसमें मिनरल है, बट बार बार हवा बहा, बारिश तो नहीं बट सैंड, विंड फ्लो तो होगा, और विंड फ्लो की वजह से वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो गया और अब बस क्या बचे, मिनरल्स बचे। वहां पर भी प्लेसर डिपॉजिट फॉर्म हो सकता है। जनरली सी कोस्ट में या फिर सी रिवर्स के किनारे मिलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है? तो फिर हमें मोनेजाइट नाम का ये जो ओर है ये हमें मिलेगा कहाँ, कोस्टल रीजन में। ये भी क्लियर है? तो प्लेसर डिपॉजिट वर्ड अगर क्लियर है तो हमें ये भी मालूम कि ये कोस्टल रीजन में मिलेगा प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है? इंडिया में कहां पर मिलेगा? तो इंडिया में कोस्टल रीजन में ठीक ठाक लार्जेस्ट अमाउंट में हमें कहां मिलता है, केरला में। केरला के अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट में भी, बट एंटायर इंडियन कोस्ट में नहीं, कि गुजरात में भी आपको मिल रहा है, बॉम्बे में भी मिल रहा है, वहां पर नहीं। सो एक स्टेटमेंट था ना, थर्ड स्टेटमेंट, दैट मोनाजाइट इज प्रेजेंट इन द एंटायर इंडियन कोस्ट, ऐसे करके थर्ड स्टेटमेंट ये था ना, थर्ड स्टेटमेंट, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स। तो ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, कि एंटायर इंडियन कोस्ट में नहीं है। इंडिया में अगर बात करें कि सबसे लार्जर कहाँ है, सबसे लार्जर डिपॉजिट कहाँ, तो केरला में, उसके अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा एंड वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट में, ठीक है? चलिए, और क्या अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें कि भाई पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कहाँ है, तो हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी चाइना, यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट मिलता है, ठीक है? उसके अलावा इंडिया भी ठीक है, हमारे कंट्री में भी तो मिल ही रहा है, हम देख रहे हैं, और ठीक है सफिशिएंट अमाउंट में है। हम बस क्या कर सकते हैं, कई बार रिसोर्स ने मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, बट उसको आप क्या करो, उसको सही से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर पाओ, तब जाके उसकी वैल्यू है। नहीं तो हीरा भी क्या है, वो कोल के माइन में पड़ा है, जब तक तुमने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उसको पॉलिश नहीं किया, उसको कट नहीं किया, एक अच्छे शेप में नहीं बनाया, तब तक हीरे की वैल्यू है क्या? नहीं है, पत्थर है। तो इंडिया में भी सफिशिएंट अमाउंट में है, अदरवाइज इसके अलावा मेडागास्कर में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, यूएसए में, वहां पर भी सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट चाइना है, इंडिया सेकंड थर्ड इस किसी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए मैंने वैसा कुछ सेकंड थर्ड नहीं लिखा, लार्जेस्ट तुम्हारे लिए बता दिया कि चाइना। क्योंकि अगर पीवाईक्यू में पिछले बार मोनाजाइट सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछा था, तो अगली बार डाल सकता है कि इंडिया इज वन द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोनाजाइट। हाईएस्ट नहीं है भाई, हाईएस्ट तो चाइना है, ठीक है? चलिए, यहां तक क्लियर? और हमको क्या याद रखना है कि ये जो मोनाजाइट ओर है, जिसमें हमने थोरियम की बात की थी कि थोरियम जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूल में यूज करते हैं, तो अराउंड 6 to 8% थोरियम हमको मिल जाता है मोनेजाइट में। और बाकी जैसा मैंने पहले तुमको बताया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट लाइक सेरियम, लेंथेनम, नियोडिमियम, येट्रियम, यूरोपियम, ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनका यूज कहाँ पर होता है। तो ये देखो, यहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक फिगर के फॉर्म में भी ये बना दिया है। अभी बताया था ना मैग्नेट्स में, लाइट्स में, तो लाइट एमिट करने के लिए नहीं, लेकिन जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हम बनाते हैं कई बार एलईडी या डिफरेंट डिवाइसेस में हम लाइट अलग तरह से लगाते हैं, वहां पे यूज होता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, बाकी गैजेट्स के स्क्रीन बनाने में, ग्लास बनाने में, कैटालिस्ट, बैटरी, स्टील एलॉयज, आईसीज, चिप्स, वो बनाने में। और ये सारी चीजें ना आजकल बहुत यूज होती हैं यूज। तो इसका मतलब कि रेयर अर्थ एलिमेंट पे आपकी डिपेंडेंसी है। और अगर मोनाजाइट ओर जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है और वो इंडिया में मिल रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हम ये सारी चीजों के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, सेमीकंडक्टर में होता ही है, वो यहाँ फिगर में नहीं है, बट आई सेड ना कि सेमीकंडक्टर में होता है, बिल्कुल बनाने में होता है। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट क्या था कि इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कौन कर सकता है। तो अभी के लिए फॉर नाउ यहां इसका नाम पढ़ो, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की एक एंटिटी है, एंड ओनली दिस इज ऑथराइज्ड टू एक्सट्रैक्ट, टू प्रोसेस एंड टू यूज मोनाजाइट फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। दोनों चीज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी। IREL, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड नाम की एक एंटिटी है, वो अभी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, मतलब रिलायंस नहीं कर सकती है।
हाँ, कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलायंस को भी लाइसेंस दे दिया या तुमने कोई कंपनी खोली उसको भी लाइसेंस दे दिया तो वो कल की बात होगी। फॉर नाउ अभी क्या है भैया, सिर्फ IREL ही एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि नाम भी क्या बोल रहे, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो जो चीज रेयरली अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने ओपन टेंडर कर दिया तो सब लोग उसका मिसयूज करने लगेंगे, और जो रेयरली अवेलेबल है ना उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मोनाजाइट कोई नॉर्मल सैंड नहीं है जिसको आपने जितना एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने घर की दीवार बनाने में यूज कर लिया तो काम चल जाएगा। ठीक, कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आओ, तो अब इस क्वेश्चन का तुम आंसर भी कर सकते हो और जितना इससे सीखना था वो सीख भी लिया। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, करेक्ट, ठीक है भाई। और रेयर अर्थ का यूज कहां पर कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स, बैटरी, डिवाइस बनाने में, ठीक है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी करेक्ट। थोरियम डायरेक्टली सेमी रेयर अर्थ एलिमेंट में नहीं आता है, बट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिए, है ना, और भी बाकी यूजेस के लिए। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर, नहीं भैया एंटायर कोस्ट पे नहीं है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था। फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, फॉर नाउ यही तो है, थर्ड, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 3 यहां पर है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और हम ढूंढ भी चुके। ये तरीका है, एक क्वेश्चन को इस तरह से एनालिसिस करना है, तो अगले बार मोनेजाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करोगे, है ना। और ये एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है तो तुम्हारे लिए हिंट है, इस हिंट को पकड़ना सीखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड दिस। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, बायोफिल्म। अब फिल्म सिनेमा तो बहुत सारा देखते होगे तुम लोग, लेकिन यहाँ पे बायोफिल्म है, सलमान खान का फिल्म नहीं, बायोफिल्म। तो पहला चीज क्या सीखने के लिए कि भैया बायोफिल्म क्या है, राइट। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कई बार होता है ना, एक्सीडेंट के वजह से हाथ टूट गया तो अंदर क्या लगा, रॉड लग गया, पाँव में लग गया, राइट। बहुत सारे टाइप के मेडिकल इम्प्लांट होते हैं क्योंकि मेडिकल फील्ड भी काफी डेवलप कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बोला है कि जो बायोफिल्म है, पहले तो देखना होगा हमको कि है क्या, ये मेडिकल इम्प्लांट में ह्यूमन टिश्यूज के अंदर भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, मतलब ब्रेड रखा है उसके ऊपर भी हो सकता है, या जहां पे ब्रेड बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड समझ लें। थर्ड, बायोफिल्म्स कैन एक्सिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई गेस वर्क काम नहीं करेगा, यहाँ पे ना कोई गेस वर्क काम नहीं करेगा इस स्टेटमेंट में कि बायोफिल्म्स एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि नहीं, कोई गेस वर्क काम नहीं करेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आज मालूम कर लेते हैं कि अगले एग्जामिनेशन में काम आए, राइट। तो सबसे पहले चीज क्या मालूम करना कि भैया बायोफिल्म क्या है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। जब एनवायरमेंट क्लासेस में पढ़ोगे तो आगे फिर से पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले भी सीखना है, राइट। यही पीवाईक्यू एनालिसिस का पर्पस है, यही पीवाईक्यू एनालिसिस का पर्पस है कि दो टाइप के स्टूडेंट, एक जैसे तुम हो ना अचीवर्स बैच में कि कभी पहले आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे, तो जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसको फिर से अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है कि एग्जामिनेशन निकले। और जो नए हैं, आरंभ बैच वाले, फाउंडेशन बैच वाले, संकल्प कर्मयोगी वाले, तो जब आप वो सब्जेक्ट अपने बैच में करिएगा उससे पहले भी तो सीखते जाइए, रुकना क्यों है, वेट क्यों करना है, ठीक है। यही पर्पस है पीवाईक्यू एनालिसिस का। देखो दिस इज बायोफिल्म, इसमें सलमान खान, शाहरुख खान कोई नहीं है, बट बायोफिल्म है ये, और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट नॉट ओनली एल्गी, गुड, मैं यही चाह रहा था कि तुम बोलो कि एल्गी जैसा, बट नॉट ओनली एल्गी, है ना। एल्गी के हेल्प से बनता है, लेकिन एल्गी के अलावा बैक्टीरिया भी होता है, फंजी भी होता है, फंगस भी होता है, ठीक है, गुड। ये तो जो दिखाया गया है कि किस तरह से बनता है किसी भी यूनिट में, ये लाइव एग्जांपल है आपके लिए। एक पत्थर है, इसके ऊपर थोड़ा ऐसे चिकना चिकना लग रहा है, शाइनी सरफेस, ऑयली टाइप का। बचपन में हम लोग, अभी भी मेले में मिलता है ना, एक कप में सोप वाटर घोल लेते हैं और फिर ऐसे मुंह से फूकते हैं, झाग जैसा वो बबल बन के निकलता है, तो वो भी एक फिल्म ही होता है ना, वो बायो जो बबल बनता है उसमें एक फिल्म जैसा स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर से, ठीक है, पतली सी परत, उसी को यहाँ फिल्म बोल रहे हैं, झिल्ली बोलेंगे इसको हिंदी में, परत बोलेंगे। तो ये बायोफिल्म भी वैसे ही पत्थर के ऊपर चिकना सा बना है, ठीक है। तो आइडिया तो लग गया कि बायोफिल्म कैसा है, ये एकदम केमिकल फॉर्म में किस तरह से बनेगा, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे लाइव एग्जांपल। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि भैया बायोफिल्म है क्या, ठीक है। एक बार दिमाग में पहले इमेज सेट हो जाता है ना, तो वो कभी नहीं भूलोगे।
अभी सलमान खान का इमेज सेट है तो तुम लोग को हमेशा याद रहेगा, बिश्नोई को भी याद है, तुमको भी याद है, सबको याद है, इसलिए एक बार इमेज देख लेना चाहिए जिसका पॉसिबल है ना। बुद्ध की बात करेंगे तो अभी तुमको भले तुम्हारी पेंटिंग अच्छी हो चाहे नहीं हो, लेकिन बुद्ध दिमाग में तो आ जाएंगे ना कि अच्छा ऐसे दिखते थे, राइट। दैट्स वाई इमेज जरूरी है। हमारा जो माइंड है ना, हमारी बॉडी वैसे ही है कि हमारा जो माइंड है वो माइंड ना इमेजेस को, पिक्चर्स को, ऑडियो को, वीडियो को ज़्यादा बेटर अपने पास रखता है। इसलिए टीवी पे जो देखते हैं या फिल्म में जो देखते हैं वो ज़्यादा बेटर याद हो जाता है पढ़ पढ़ के। तुम्हारी कोई भी फेवरेट फिल्म है वो तुमको पढ़ने के लिए दे दिया जाए, पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, लेकिन देखने के लिए दे दिया जाए तो 10 बार लोग देख लेते हैं, क्योंकि बेटर ज़्यादा माइंड उसको कैप्चर करता है, ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी करता है। ठीक है, अब बायोफिल्म्स क्या है देखिए, एक चीज़ तो हमको मालूम पड़ गया कि भैया स्लिपरी सरफेसेस होते हैं, ऑयली टाइप का लुक होता है। कहाँ कहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, तो कहीं भी डेवलप हो सकता है, कहीं भी। रॉक पे डेवलप हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू पे डेवलप हो सकता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है, स्विमिंग पूल में डेवलप हो सकता है, हमारे बाथरूम में डेवलप हो सकता है। नहीं होता है बाथरूम के टाइल्स पे कई बार ऐसा चिकना बन जाता है ना, बाथरूम के टाइल्स पे, या ब्रश करने वाला वो जो हैंड वॉश वाला बेसिन होता है, सिंक होता है, वहां पे साइड में जम जाता है रेगुलर सफाई नहीं करने पे। सो इट कैन बी डेवलप्ड एनीवेयर, जहां पर भी, ये रहा तुम्हारा आंसर, जहां पर भी एक्वस मीडियम है। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम्हारे पास, बट समझ लो, इसलिए बोल्ड वगैरह कर दिया है मैंने, अंडरलाइन। जहां भी एक्वस मीडियम है वहां डेवलप हो जाएगा। तो हमारे गले के अंदर भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि गले के अंदर भी तो भिंगा हुआ है ना, ये जो फूड पाइप है, खाना खाते हैं अंदर फूड पाइप से जाता है ये चमड़ा के अंदर, तो फूड पाइप के अंदर भी बायोफिल्म डेवलप होता है। कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है, कई बार ना मालूम नहीं पड़ता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, एक्चुअली बायोफिल्म एक डेवलप होने लगता है। और वो बायोफिल्म डेवलप होता है ना, तो वो खाना निगलने में भी दिक्कत करेगा, और इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि इतने बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, बैक्टीरिया, एलजे, फंजी, सब कुछ होगा इसमें, इतना ज्यादा हो जाएगा कि धीरे धीरे इंसान की डेथ हो जाती है, बच्चों की स्पेशली डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट सही था, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इनकी। जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, वो इस पे बायोफिल्म्स पे असर ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बायोफिल्म बना कैसे? बैक्टीरिया से, फंजी से, एल्गे से। वो सब अपने साथ एक इतना बढ़िया बॉन्ड बना लेते हैं, इतना बढ़िया बॉन्ड बनाते हैं कि बाहर से कोई एंटीबायोटिक आया वो असर ही नहीं करेगा। और जब वो असर नहीं करेगा तो तुमको लाभ होगा बॉडी के अंदर? नहीं, इसलिए डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हर जगह हो रहा है जहां पर भी एक्वस मीडियम है। क्लियर? तो पत्थर पे होगा, स्विमिंग पूल में होगा, टाइल्स पे होगा, मुंह के अंदर, फूड पाइप में होगा, बॉडी के अंदर जहां पर भी एक्वस मीडियम है वहां हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कि बायोफिल्म ये बन कैसे रहा है भाई? तो बायोफिल्म एक कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, या इसके अलावा अगर और भी कोई माइक्रोब्स एक साथ आते हैं। ठीक है, सो नॉट ओनली एल्गी। क्लियर है? नॉट ओनली एल्गे। अगले बार एग्जामिनेशन में ऐसे ही स्टेटमेंट तुमको दे देगा कि बायोफिल्म्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय एल्गे। अब तुम बोलोगे कि अच्छा ये तो फोटो में ऐसा दिखा था, तो बिल्कुल ओनली बाय एल्गे, बट वो तो गलत होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने साथ एक बढ़िया मैट्रिक्स टाइप का बनाते हैं। मैट्रिक्स मतलब ये बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा कि उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कोई चीज पेनिट्रेट करके बाहर ही नहीं आ पाएगी। वो एक मैट्रिक्स नाम की मूवी थी ना, कीनो रीव्स की, है ना। या मैट्रिक्स देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें क्या है, तो इसमें है बैक्टीरिया, इसमें है एल्गे, इसमें है फंजी। इन सब ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि यहां से एक आ रहा है एंटीबायोटिक या कोई और चीज, बट ये जो एंटीबायोटिक है इट फेल्स टू पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। ये यहाँ पर पर्पस हुआ स्लीमी मैट्रिक्स बनाने का एम्बेडेड फॉर्म में। ठीक, कि तुम 10 लड़के आगे, 10 लड़के आगे, तुमने एक दूसरे का इस तरह से हाथ पकड़ा है, इस तरह से एक दूसरे को थामा है कि सामने वाला कोई धक्का भी दे रहा है तो तुमको भेद के बाहर नहीं जा पा रहा है। वही ये लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है बायोफिल्म का स्ट्रक्चर? चलिए अब हमें बायोफिल्म के बारे में और क्या देखना है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पॉइंट बाय पॉइंट। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो फॉर्मेशन इनका कहाँ कहाँ हो सकता है वो हमने देख लिया, जहां जहां पर भी एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मीडियम है, वहां पर फॉर्मेशन होगा।
और ये जो हमारे बायोफिल्म्स हैं, जो भी फिल्म बन रहा है, दे आर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जो कि मैंने अभी तुमको समझाया कि एक ऐसा मैट्रिक बनाता है जो कि बैरियर का काम करता है। क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक तभी हेल्प करेगा ना जब एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक अभी मैंने बनाया था और ये एंटीबायोटिक इसको पेनिट्रेट कर सके, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है तो एंटीबायोटिक फेल है। एंड दैट्स व्हाई बायोफिल्म्स अगर फूड पाइप में बन गया, स्पेशली बच्चों के केस में ऐसा होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या बड़ों के केस में भी हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, तो डेथ तक हो सकती है। आपके बॉडी में कोई रॉड या कोई मेटल चीज कोई प्लांट किया गया है, अगर वहां पे बायोफिल्म बन रहा है, तो सिंस एंटीबायोटिक कभी वर्क करने में दिक्कत होती है, कई बार इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन, इसी वजह से होता है। हाँ, फूड से होता है, फूड से नहीं होता है डायरेक्टली। अब फूड से ऐसे होगा कि तुमने कोई फूड कंज्यूम किया और उस फूड पे पहले से बायोफिल्म्स हैं, इसलिए बोला जाता है ना कि आप जो खाना खा रहे हैं आप उसको चेक करके खाइए कि वो हेल्दी है। ऊपर कई बार होता है ना ब्रेड पे फंगी तो हमें दिख जाता है, बैक्टीरिया तो आंख से नहीं दिखता है ना, दिखता है क्या बैक्टीरिया आंख से? नहीं, फंगी दिख जाता है। लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे हटा के कई बार खा लेते हैं हड़बड़ी में या इग्नोर करके। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ फंगी नहीं हटा दिया आपने, बैक्टीरिया और एल्गी अगर था तो आपने वो खा लिया, तो उसके ऊपर जो वो बायोफिल्म बना है वो कहाँ गया? तुम्हारे फूड पाइप में, तो अंदर बना लेगा बायोफिल्म। समझ रहे हो? दैट्स वाई ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा। आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, सही बात है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, इवन फूड पाइप भी, सही है। बायोफिल्म्स कैन एक्सिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, क्यों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? कि जो लोग ये बायोफिल्म बना रहे हैं वो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं, एक ऐसी बाउंड्री बनाते हैं जिसको एंटीबायोटिक पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। राइट? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? ठीक है, गुड। ध्यान रखना है इन सबको, इसलिए ध्यान से पीवाईक्यू एनालिसिस भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा डिटेल में मेंशन्ड है। 7 स्टेटमेंट्स हैं इसमें, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एपीएससी भी ऐसे पूछता है। 7 स्टेटमेंट पूछे चाहे नहीं पूछे, 4-5 तक तो पूछ ही लेता है, और क्या पता अगले बार तुम्हारे प्रीलिम्स पे पूछ ले। पढ़िए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, तो हमें पहले सीखना क्या है कि भाई व्हाट इज सोलर स्टॉर्म, राइट? या ब्रैकेट में लिखा है कि सोलर स्टॉर्म दैट इज सोलर फ्लेयर, कि अगर कोई मेजर सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर होता है, अर्थ तक पहुंचता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स, अर्थ पे क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखा है कि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, ओके। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ना है डिटेल में हर स्टेटमेंट को ध्यान से। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, ठीक है। इंटेंस ऑरोराज, ऑरोराज के बारे में सुने हो, अभी मैं दिखाऊंगा अभी तुमको। तो देखो एक क्वेश्चन से तुमको एक नया भी कॉन्सेप्ट मिला ना, ये तो डायरेक्टली था भी नहीं क्वेश्चन में, था क्या डायरेक्टली? स्टेटमेंट में था ना। यही पर्पस है पीवाईक्यू एनालिसिस का, कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था सोलर स्टॉर्म के बारे में, और यहां से हम सीख कर किसके बारे में जाएंगे? ऑरोराज के बारे में, ठीक है। इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ओके। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, orbits of the satellite could be disturbed, short wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted। ठीक है, 7 स्टेटमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन से सीखने के लिए तो बहुत ज्यादा है, राइट? एक एक करके देखते हैं। और हमें बोल किसके बारे में रहा है? सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर के बारे में। मतलब ये जो स्टॉर्म है ये ओरिजिनेट कहां से होगा? सोलर सरफेस से, वहीं से होगा ना। सोलर स्टॉर्म सोलर सरफेस से, ये तो कॉमन सेंस है। इस पिक्चर को देखो एक बार ध्यान से, पहले पिक्चर को देखो, तब नीचे क्या लिखा हुआ है वो सब तो मैं समझा दूंगा। पिक्चर को एक बार देखो, ये हमारे सूरज चाचा, ये है सूरज चाचा, सूरज चाचा है, सूरज दादा है, चलो चाचा बना लेते हैं, है ना। वैसे चाचा नहीं दादा बोलना चाहिए, क्योंकि सूरज से ही तो अर्थ निकला, और फिर क्या मून निकला, चंदा को तो हम लोग मामा बुलाते हैं। और ये हमारा क्या प्यारा अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं, प्यारी पृथ्वी वसुधा, ठीक है। यहां से आपको सन से ये रेज दिख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे रेड रेड वाइट ब्लू में येलो में,
है ना। ये जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं ना सूर्य से, ये जो, और ये इमेज से इतना तो कुछ मालूम पड़ रहा है ना कि ये जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं, जो रेज निकल रहा है, काफी हाई इंटेंसिटी का होगा। इसमें पार्टिकल्स होंगे जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल्स निकल के कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ तक। बट यहाँ पे फिर ये फिगर क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे फॉर्मेशंस है ब्लू लाइन में, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये तो हमारा अर्थ हो गया, और ये जो सारे हैं ये शो कर रहा है अर्थ का क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो कर रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से सन से ये जो पार्टिकल्स और रेज निकले, वो डायरेक्ट अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बीच में क्या प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये फिगर देखो, ये सोलर फ्लेयर, सोलर रेज निकला हाई इंटेंसिटी का, नॉर्मल डेज की तरह नहीं, सूरज तो रोज निकलता है, मतलब रोज रोशनी आती है, ऊर्जा आता है, बट हाई इंटेंसिटी का है। लेकिन ये यहाँ के पेनिट्रेट नहीं किया, अगर टच कर जाए ना सरफेस को तो बहुत नुकसान होगा। पेनिट्रेट नहीं किया क्योंकि अर्थ जो है, जो ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना इस सोलर फ्लेयर को रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, क्लियर है इतना, ये इमेज। आगे चलो, अब इस सोलर फ्लेयर में होता क्या है सोलर स्टॉर्म। यहां रहा सोलर स्टॉर्म। तो सोलर फ्लेयर या सोलर सोलर स्टॉर्म क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स सन के सरफेस से एमिट होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जो कई बार हाई एनर्जी प्रोटॉन्स के फॉर्म में निकलते हैं या एक्सरेज के फॉर्म में निकलते हैं, एंड दे हैव वेरी हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी, कि अगर डायरेक्टली अर्थ पे पड़े तो सब कुछ जल जाए, खत्म हो जाए, लेकिन डायरेक्टली अर्थ पे पड़ता नहीं है। हार्मफुल तो बड़ा होता है, डेंजरस है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्टली नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, बट। क्या बट भाई, बट ये कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या करेगा, ये ऐसे आ रहा है सोलर फ्लेयर, डिफ्लेक्ट कर देगा इसको, तो तुम यहां पर हो तो बच गए ना, ठीक है। और कुछ इस तरह है ना, ये अगर हमारा सन है, ये अर्थ है, अर्थ में ऊपर यहाँ क्या होगा, नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल, नीचे यहाँ क्या होगा, साउथ पोल, ये वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर। हम लोग कहाँ हैं, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे, हमारा प्यारा देश इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से क्रॉस करता है, राइट। अच्छा चलो, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में आ गया, तो मुझे बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, या टोटल कितने स्टेट से क्रॉस करता है, दोनों चीज। 8 पक्का, चलो लॉक कर दें इसको। कौन कौन से स्टेट से, गुजरात, आगे बताते जाओ। ये पढ़ो एक बार, क्या है, पढ़ो तो। मगरमच्छ, आगे झापत्र, आजकल जो मामा हैं असम के, वो झारखंड काफी आते जाते हैं, है ना। मगरमच्छ, झापत्र। अब ये जितने भी लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 स्टेट से गुजरता है, और इन लेटर से कौन कौन से स्टेट बन रहे हैं वो भी एक बार देख लो, तुमको याद हो जाएगा। आज के बाद से याद रखना, ये मगरमच्छ झापत्र तुमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है ये मालूम रहेगा, ठीक है। बताना मेरे को कौन कौन से स्टेट होंगे, बाद में बताना, मगरमच्छ झापत्र से। ओके, चलिए, तो हमारा इंडिया यहाँ ऊपर। तो जब ये सोलर फ्लेयर आएगा, ये रहा सोलर फ्लेयर, सोलर रेज, तो ये ना ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्यों, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो रिफ्लेक्ट होके ये इक्वेटर पे ना पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल रीजन में एंड साउथ पोल रीजन में। और हमको ये भी मालूम है कि पोलर रीजन में तो ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इवन नेग्लिजिबल है, टोटल नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज है, बट नेग्लिजिबल पॉपुलेशन तो है। तो इसका मतलब इस जो अर्थ का सोलर फ्लेयर है, इससे इक्वेटर पे रहने वाले लोगों को बचा लिया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने, बचा लिया ना मैग्नेटिक फील्ड ने। वही चीज यहाँ लिखा है मैंने कि भैया डेंजरस तो है सोलर रेज, ये जो सोलर फ्लेयर आ रहे हैं ये डेंजरस है बड़ा, लेकिन उससे बचा कौन रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और एक और चीज, एटमॉस्फेयर,
इसलिए ना बार बार बात करते हैं कि भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचाना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ ओजोन के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी आपको प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर है इसलिए जो चार्ज पार्टिकल्स वो डायरेक्ट तुम तक नहीं पहुंचते हैं। नहीं एटमॉस्फेयर रहता तो कोई भी चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करके निकल जाता। एक तो हम जिंदा भी नहीं रहते बिना एटमॉस्फेयर के, और पेनिट्रेट करके निकल जाता, इसलिए लाइफ ही नहीं पॉसिबल होता। तो इन सोलर फ्लेयर से अर्थ के रहने वाले लोगों को कौन बचा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एंड, दोनों चीज याद रहेगा, वेरी गुड। आगे चलो, आगे क्या, लेकिन अब इसका इंपैक्ट पढ़ते हैं। इंपैक्ट पढ़ेंगे, कैसे इंपैक्ट पढ़ेंगे, जरा पहले क्वेश्चन देखो यहां। अब तुम इसमें से कोई एक स्टेटमेंट रिजेक्ट कर सकते हो क्या? जैसे मुझे कुछ स्टेटमेंट लग रहा है जो मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं ये तो सही नहीं होगा। पहला वाला क्या है, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। अब ये ना सही हो सकता है क्योंकि मुझे समझ में तो आ गया कि सोलर फ्लेयर का मतलब, सोलर स्टॉर्म का मतलब हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो सन के सरफेस से, सन के कोरोना से एमिट होंगे, ठीक है। ये अर्थ के सरफेस तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में तो है। और जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसके वजह से वर्क कर रहा है? सैटेलाइट के वजह से। और सैटेलाइट कहाँ पर है? उसी ऑर्बिट में है। तो नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो पहला वाला तो सही हो गया, हो गया सही। दूसरा, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। अब ये देखो गलत है। अभी मैंने तुमको फिगर में बताया कि इक्वेटोरियल रीजन में तो और कम इफेक्ट होता है। इफेक्ट जनरली कहाँ पड़ते हैं? पोलर रीजन में। और सुनामी क्या एटमॉस्फेयर में होता है कि नीचे समंदर से जनरेट होता है? तो सोलर फ्लेयर और समंदर का तो रिलेशन ही नहीं था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। इक्वेटोरियल भी लिखा है, वैसे भी रॉन्ग। क्लियर है। थर्ड, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। अब ये सोचने वाली बात है कि पावर ग्रिड्स डैमेज हो सकते हैं क्या? बताओ, पावर ग्रिड्स डैमेज हो सकते हैं? हॉलीवुड की मूवी देखते हो एवेंजर वगैरह, उसमें क्या होता है कि कई बार ना एलियंस के अटैक से भी पावर ग्रिड खराब हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है। एक्चुअली में अब हमारा पावर ग्रिड क्या है ना कि एक तो ये ग्रिड्स आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं एंड दे आल्सो वर्क थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स। तो पावर ग्रिड को भी बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आके वायर जो है वो खराब हो जाएगा, वायर नहीं टूटेगा, ऑब्वियसली वायर नहीं टूटेगा क्योंकि अर्थ सरफेस तक नहीं आ रहा है। बट ये जो पावर ग्रिड है ये इंटरनेट के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में। बिल्कुल, सैटेलाइट भी तो चल ही रहा है हमारा, राइट। तो इस वजह से ये वाला भी ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। और ये अमेरिका में, इसलिए हॉलीवुड की मूवी का एग्जांपल दिया मैंने। हमारे यहाँ हो सकता है पावर ग्रिड पे कम इफेक्ट पड़े क्योंकि हमारा पावर ग्रिड का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। बट अमेरिका जैसे फॉर वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पे पावर ग्रिड भी या तो सैटेलाइट से या इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब भैया इंटरनेट सैटेलाइट खराब हो रहा है तो ये भी खराब होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। इंटेंस ऑरोराज कुड अकर, ये वाला अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने, अभी पढ़ाऊंगा। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस। कैसे फॉरेस्ट फायर? अर्थ के सरफेस तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो फायर कैसे लगेगा? लगेगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट फायर लग रहा है तो इंसान में भी तो आग लग सकता है। बट अभी मैंने तुमको समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्पर्स कर देता है, एटमॉस्फेयर डिस्पर्स कर देता है, तो ना आदमी जलेगा ना जानवर जलेगा। रॉन्ग हो गया। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड। ये तो हो सकता है क्योंकि भाई हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एक्सरेज हैं, सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड आल्सो बी इंटरप्टेड। ये भी हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली एरोप्लेन जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ऊपर उड़ रहे हैं और शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। तो वो जिस वेवलेंथ पे यूज कर रहे हैं अपने एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के लिए, तो उस वेवलेंथ को डिस्टर्ब करेगा ना, एक्सरेज है या बाकी जो वेवलेंथ्स के जो रेज निकलेंगे सन से। दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, आंसर हमको मिल रहा है, राइट। एक वो चीज अभी पढ़ना है तो ऑरोराज मैं अभी तुमको बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस भी एक इस फिगर से देख लो, बड़ा अच्छा फिगर है ये और साइंटिफिकली डेवलप्ड है। कहां कहां इफेक्ट होगा? नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्यों? क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो होम अप्लायंसेस भी खराब होंगे, होंगे, उसको भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। तो इनडायरेक्टली तुम्हारा टीवी पे आके जला नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा टीवी भी तो कनेक्टेड है किसी ना किसी ग्रिड से। होम अप्लायंसेस खराब हुआ, नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन खराब हुआ क्योंकि एक दूसरे से ग्रिड से कनेक्टेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, नो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ऑयल एंड पेट्रोलियम।
अब हमारे यहाँ है, चलो इंडिया की बात थोड़ी डिफरेंट होती है कि इंडिया में जो पेट्रोल पंप है वो जनरली नहीं कनेक्टेड रहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रिड से, किसी पर्टिकुलर सिस्टम से, बट इन वेस्टर्न नेशंस दिस हैपन, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इवन पेट्रोल पंप्स को भी इस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। लाइट खराब होगा, मशीन्स, हॉस्पिटल्स, सैनिटेशन सिस्टम, सब कुछ अफेक्ट कर सकता है। एंड दैट्स वाई बड़ा कंसर्न है। नेसा के साइंटिस्ट ने वार्निंग भी इशू किया था सोलर स्टॉर्म को लेकर, और क्वेश्चन भी फिर पूछा, राइट। और इसके बारे में चलो, अब ये जो फिगर तुम देख रहे हो यही है ऑरोराज। बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, नहीं? ऑरोराज, या इसको हम और बुलाते हैं किस नाम से, ये जो नॉर्दर्न या सदर्न लाइट, लाइट सी दिख रहा है ना। ऑब्वियसली क्लियर स्काई में विजिबल होगा। अब आसमान में बादल रहेगा तो क्या ही दिखेगा लाइट, कब विजिबल होगा? क्लियर स्काई में। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हो लोगों को इकट्ठा हुए हैं, ये सब रियल पिक्चर है। क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये देखने के लिए, एकदम रियल है ये। तो क्लियर स्काई रहेगा तो इतना अच्छा कलरफुल स्काई दिखेगा। ये देखो कलरफुल स्काई, ठीक है। नॉर्दर्न और सदर्न पोल पे, इसलिए नाम भी क्या पड़ता है, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स या ऑरोराज, क्लियर स्काई में विजिबल होता है। थोड़ा और जान ले ऑरोराज के बारे में, नॉर्दर्न सदर्न लाइट्स के बारे में, कैसे बनता है। हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स को क्या बोलते हैं? तो नॉर्दर्न लाइट्स को क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। और ऑस्ट्रेलिया किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि सदर्न हेमिस्फेयर में? इधर नहीं देखो, थोड़ा सा एक बार वर्ल्ड मैप को या ग्लोब को एज्यूम करो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, नॉर्थ में है कि साउथ में? ऑस्ट्रेलिया साउथ में है। तो सदर्न लाइट्स को क्या बोलेंगे? ऑरोरा, क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिस। याद रहेगा ये बात, है ना? ऐसे ध्यान रखना कि भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो सदर्न लाइट को क्या बोलेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो एक क्या बच गया? ऑरोरा बोरियालिस, वो ऊपर नॉर्दर्न लाइट को। ये सब ट्रिक भी ध्यान रखा करो, ठीक है। चलिए गुड। तो भाई ये क्यों डिस्प्ले होता है? यहां से ये सोलर स्टॉर्म निकला, निकला सोलर स्टॉर्म। और ऐसे फ्लो चार्ट ना तुम एग्जामिनेशन में भी बनाना सीखो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, तब जाके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिंपल बनाया है मैंने, ऐसा सन लाल पीला नहीं बनाने का जरूरत है, बट सन का ऐसे बना तो सकते हो। यहाँ से सोलर स्टॉर्म निकला, जिसमें क्या है भाई, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। देख लिया था अभी हमने पहले कि चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, दे वुड कोलाइड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से कोलाइड करने के बाद ये डिफरेंट लाइट इमिट करते हैं। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिंपल एक फिजिकल फेनोमेनन है। लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट का जो पार्ट हमारे आंखों तक पहुंचता है हमको वो वैसा दिखता है। पढ़ा था ना हमने विबग्योर स्पेक्ट्रम, राइट। कोई भी चीज हमें ब्लू रेड जो भी कलर है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट में, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, सारा कुछ ये प्रेजेंट है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक जैसा पहुंचेगा हमें वैसा कलर दिखेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अगर ऑक्सीजन से टकराएं तो पर्टिकुलर ऑक्सीजन से टकराने के बाद जो कलर ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों तक दिखेगा, तो आसमान वैसा दिखेगा। नाइट्रोजन से टकराएं तो उस कलर का दिखेगा, जनरली रेड कलर का, वायलेट कलर का। किसी और आइटम से टकराएं तो उस कलर का लाइट निकलेगा। एग्जैक्टली, विबग्योर वाला प्रिज्म इफेक्ट ऐसे ही बनाया था हमने। यहाँ लाइट पास किया इधर ऐसे, तो समझ में आ गया क्यों आसमान वैसा दिख रहा था, सतरंगी, राइट। तो मतलब ऑक्सीजन से टकराया तो डिफरेंट कलर, नाइट्रोजन से टकराया तो डिफरेंट कलर, किसी और एलिमेंट से टकराया तो डिफरेंट कलर। इट मींस जो कलर है स्काई का वो किस पे डिपेंड करता है कि किस एटम से टकरा रहा है। एम आई राइट? राइट, गुड। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना आप। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। आंसर मिल चुका है आई थिंक तुम्हें, मिल गया आंसर कि इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। ऑरोराज बन सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे, वो भी स्टेटमेंट सही बन गया, ये ऑरोराज, ठीक है। सब जगह बन सकता है बिल्कुल। इवन देखो क्या है ना, वो डिपेंड करता है
डिपेंड क्या करता है कि सोलर स्टॉर्म की इंटेंसिटी कितनी है। अगर काफी ज्यादा अमाउंट में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्पर्स करने का अपना एक कैपेसिटी है ना। जनरली ऑरोराज नॉर्दर्न और सदर्न पोल पे दिखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सोलर स्टॉर्म में पार्टिकल आ रहा है तो हो सकता है तुमको इंडिया में भी दिखने लग जाए। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक सरफेस है वो डिस्पर्स करेगा, एक कैपेसिटी तक ही डिस्पर्स करेगा ना। उसके अलावा तो वो थोड़ा बहुत तो तुमको पार्टिकल्स इंडिया के भी ऊपर एटमॉस्फेयर में दिखेगा। दैट इज पॉसिबल। पोल में ज्यादा दिखता है, पोल में इसलिए दिखता है क्योंकि डिस्पर्स होकर वहां पहुंच जाता है, इसलिए हम इसको नॉर्दर्न लाइट बोलते हैं। क्या लाइट बोलते हैं? नॉर्दर्न लाइट, ठीक है। और सदर्न लाइट बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और नीचे मिलने वाला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।